हाउ कैन दे ऐसा मत। मैं मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब को इसलिए सपोर्ट करना चाहता हूँ कि जैसा उनके इधर से धोखाधड़ी मिली वैसी मेरे को कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया। क्यों? क्या उन्होंने कमिटमेंट किए थे कोई भी मुस्लिम को देंगे, 10 लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 में से खाली मुस्लिम को देंगे, एक नंबर पे मेरा ही नाम था। बाद में कौन देशमुख आया, दूसरा कौन है, उसका ठिकाना भी नहीं अभी तक। तो जैसा डॉक्टर साहब के साथ में हो वैसा मेरा हुआ, और पिछला जो मेरे पे इल्जाम था डॉक्टर साहब को मैंने गिराया बोल, आज इसलिए उनके साथ में मैं खाने खड़े हुए उनके साथ में, और इंशाल्लाह जब तक जीत के नहीं आते जब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। वाह वाह, देखो आओ देशमुख साहब सुने 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 अतुल साहब हमारे सीट एक ही से भाजपा से सीट चुन के आना हमको बस। अभी समझदारी इसी भी है कि डॉक्टर साहब तो चुन के आ रहे हैं। हमारा ये बोलना आ रहा है इम्तियाज जलील साहब से, उनको कल का आखिरी दिन है उनके पास में, उन्होंने भी बड़ा दिल करना चाहिए और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना चाहिए। और मैं तमाम जगह पर मजलिस का पैगाम लेकर पहुंचा। 2019 का इंतखाबात था, डॉक्टर साहब मजलिस से इलेक्शन लड़ रहे थे, मैं डॉक्टर साहब के भी इलेक्शन में आया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इम्तियाज जलील साहब डॉक्टर साहब से किस बात से खफा है या किस बात से नाराजगी है। मैं इलेक्शन में प्रचार करता रहा, 2019 का इलेक्शन निकला, डॉक्टर साहब कुछ वोटों से हार गए, और हारा क्या, मैं तो कहता हूं कि वो जो साजिशें थी, क्योंकि इम्तियाज जलील साहब नहीं चाहते थे कि कोई शख्सियत उनके सामने खड़ी हो या कोई नुमाइंदा औरंगाबाद से या महाराष्ट्र से जीत कर आए, क्योंकि सवाल आप लोगों को भी करना है, आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोगों का हक है सच पूछना। 2019 में जब डॉक्टर साहब ने ये था कि इम्तियाज जलील साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर आए, और जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए तो डॉक्टर साहब को लगा कि अब इसका फायदा विधानसभा में भी होने वाला है, लेकिन उन्होंने अपनी मांगे रखी 80 सीटों की। अब आप मेरे को ये बताइए कि 2019 में इंतखाबात में वो 80 सीटें लड़ने की कह रहे थे, आखिर अब क्या मजबूरी आई कि वो 16 सीटों पर रुक गए। अरे आपने अगर जमीन पे काम किया होता, 2019 में आपने 51 सीटें महाराष्ट्र विधानसभा में लड़ाई, इस बार ऐसी क्या मजबूरी जो आप 16 पे अड़े रहे। आपको तो इस बार 51 की जगह 110 लड़ाना चाहिए था, आपके पास कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, लेकिन सिर्फ इम्तियाज जलील साहब को अपनी सियासत से मोहब्बत है, वो चाहते हैं कि मेरी सियासत बरकरार रहे, और डॉक्टर साहब को कमजोर करने के लिए उन्होंने तमाम बड़े लीडरान से, मुझे लगता है जहां तक, क्योंकि दिल्ली की सरजमीन पर आपको तो लड़ना चाहिए था। आप तो कह रहे थे कि आप औरंगाबाद के शाहरुख खान है, जहां से भी लड़ते वहां से जीत कर आते। ये सारी साजिशें इम्तियाज जलील साहब सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए करते रहे। और आपको यह पूछना है कि साहब, आपको तो औरंगाबाद की आवाम ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया। अगर कोई इंसान कहीं पर नौकरी करता है तो उसको प्रमोशन मिलती है, तो वो प्रमोशन दिया और आपको पार्लियामेंट में भेजा, आपको इंतजार करना चाहिए था। अरे आपको मजलिस को मजबूत करने के लिए खुद की कुर्बानी देनी चाहिए थी। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हुए फिर आपको विधानसभा लड़ने की क्या सूझी। तो मैं तो सोचता हूं अगर आप विधानसभा ये हारे तो आप कॉर्पोरेशन का भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मेरे भाई, मेरा मकसद जो यहाँ पर बैठने का है, मैं औरंगाबाद की आवाम को बताने आया हूं कि जो 12 साल की मेरी कुर्बानियां थी, मेरी डॉक्टर साहब से ताल्लुकात अच्छे थे और ये एक नेक इंसान है, और मेरी नजदीकियां इतनी थी कि शायद वो इम्तियाज जलील साहब को खलने लगी। और 2019 का इंतखाबात जीतने के बाद उन्हें दिल्ली का इंचार्ज बना दिया गया, और मुसलसल 5 साल से ना मुझे दिल्ली के अंदर कहीं पर पूछा गया इलेक्शन में, ना ही किसी और स्टेट में। मुसलसल इम्तियाज जलील साहब ने हर स्टेट में हर जगह मुदाखलत करके कि नसीम की आवाज कहीं पर नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या मेरे अंदर अपने कौम के जज्बात नहीं है, क्या मेरे अंदर एहसास नहीं है कि मैं अपने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे सियासत की कुर्सी का लालच नहीं है, ना ही मैंने कभी टिकट के लिए पार्टी से मुखालफत करी या टिकट मांगा, या मैंने कोई कहा कि मुझे ओहदा दे दो। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जो इम्तियाज जलील साहब असद साहब के कान को भरते हैं और असद साहब इम्तियाज जलील साहब की हर बात को सुनते हैं। अरे हम लोगों ने भी ये सोचा था
कि 2019 का जब इलेक्शन आएगा, मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि डॉक्टर साहब जब आप 2019 का इलेक्शन लड़े तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है इस बार आवाम आपको चुनकर देगी। जब आप मजलिस से चुनकर आएंगे तो इम्तियाज जलील साहब की ये जो गंदी सियासत चल रही है, जो दूसरों की लीडरशिप छीनना चाह रहे हैं, हम इसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन ये नौबत नहीं आई और डॉक्टर साहब की टिकट को काट दिया गया। आप ये बताइए मेरे भाई, ये लोग कह रहे हैं कि 10 साल हमने डॉक्टर साहब को मौका दिया। 2014 का इंतखाबात डॉक्टर साहब ने लड़ा, आप भी जानते हैं चंद वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा। 2019 का इलेक्शन लड़ा, पिछली बार से ज्यादा वोट मिले, लेकिन आपको पता है कि क्या साजिशें औरंगाबाद ईस्ट में हुई। कांग्रेस ने और बीजेपी ने, तमाम इन पार्टियों ने मिलकर इनका साथ नहीं दिया और इनका साथ सियासत का तो वो चस्का चढ़ा हुआ है, उन्हें किसी भी हालत में कुर्सी चाहिए। वो 89,000 वोट को ये देख कर लेते हैं कि अगर मैं ईस्ट से विधानसभा सीट लड़ता हूं तो ये वोट मुझे मिलेंगे और मैं विधानसभा में चुनकर आ जाऊंगा। जरा मेरे को ये बताइए, हम लोग किसी के लिए मेहनत करते हैं या किसी पार्टी के लिए काम करते हैं तो उनका हक क्या है? कोई किसान किसी जमींदार से अपनी खेत को लीज पर लेता है तो यह सोचकर लेता है कि मैं इसमें फसल उगाऊंगा, इसमें बीज डालूंगा, मैं इसकी मुसलसल हिफाजत करूंगा, मेहनत करूंगा, इस फसल को बड़ा करूंगा ताकि जब यह फसल बड़ी हो जाए तो मैं उसको बाजार में बेचकर इसका मुनाफा लूंगा। लेकिन जब जमींदार को यह लग जाए कि वो फसल बड़ी हो चुकी है और वो किसान से आकर ये बात कहे कि अब इस फसल को मैं काटूंगा, इसका मुनाफा मैं लूंगा, तो मेरे भाई वो किसान क्या करेगा? वो किसान या तो खुदकुशी करेगा या तो वो रोएगा क्योंकि उसकी मेहनत को तो जाया कर दिया गया। तो हम लोग जमीनी तौर पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान अपनी शख्सियत को दिखाने के लिए चेहरे पे काला चश्मा लगाए फिरता है, खुद को शाहरुख खान बताते हैं, अपनी पूरे हिंदुस्तान में गुणगान गाते हैं और जमीनी स्तर पर आकर देखे तो बताइए 5 साल ये एमएलए रहे और सेंट्रल की सीट से अगर इन्होंने आवाम के लिए काम किया होता तो ये सेंट्रल की सीट चुनते। लेकिन इनको मालूम था कि मुसलसल 5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर खासदार का ये इलेक्शन जीते तो आवाम को ये उम्मीद थी कि कोई लीडर हमारा अगर पार्लियामेंट में जाएगा तो हमारे मुस्तकबिल के लिए बात करेगा। लेकिन मुसलसल वो 5 साल भी निकल गए, कोई ऐसे काम औरंगाबाद के आवाम के लिए नहीं हुए। जो असद साहब, अकबर साहब ये पैगाम लेकर आए थे औरंगाबाद की आवाम से कि जो पार्टी हमारी हैदराबाद में काम कर रही है, मुसलसल हम लोग आपके लिए इत्तेहाद की भीख मांग रहे हैं। अगर औरंगाबाद में आप लोग कामयाब करोगे तो हैदराबाद की जो हम लोग गरीब मुसलमान बच्चों को तालीम देते हैं, उनके अस्पतालों का इंतजाम करते हैं, उनको फ्री में इलाज देते हैं, तो आप बताइए 10 साल की कुर्सी पर बैठकर, 10 साल सियासत की कुर्सी पर बैठकर वो एमएलए रहे, वो एमपी रहे, क्या औरंगाबाद की आवाम के मजलूम बच्चों को एक भी स्कूल मिला? क्या एक भी अस्पताल ऐसा मिला जिससे गरीब मुसलमानों का फ्री में इलाज होया जा सके? अरे सिर्फ बातें बातें बातें। और पूरे हिंदुस्तान में लोग ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब मजलिस को कमजोर कर रहे हैं या नसीम सिद्दीकी मजलिस को कमजोर करने आया है। अरे मैं अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ नहीं बोलूंगा। हाँ, यकीनन वो मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, यकीनन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के हक की बात करते हैं और वो आवाम के लिए काम भी करते हैं। लेकिन उन्हें यह सोचना चाहिए, जिसको आप अपना सियासी लीडर मान रहे हो और जिसके हाथ में कौम के मुस्तकबिल की बात कर रहे हो, क्या वो इस काबिल है जो आप वादा कर रहे हो आवाम से, वो उस बात को पूरा कर सके? तो मैं यहां पर आया हूं मेरे भाई, मेरे अंदर बहुत जज्बात है। मैं बोल रहा हूं कि मैंने सोचा था कभी शायद मजलिस का दामन नहीं छूटेगा और मैं एक जमात से काम करता रहूंगा। मुझे कोई सियासत की कुर्सी का लालच नहीं है कि मैं जाकर इलेक्शन लड़ने का कोई शौक रखता हूं। हाँ, अल्लाह ने मुझे जज्बात दिए हैं, एहसास दिए हैं, मिल्लत की फिक्र दी है और मैं इस फिक्र को लेकर हर जगह पर जाता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम मेरी बातों को भी सुनती है। आज मैं यहां पर डॉक्टर साहब समाजवादी पार्टी से हैं, मजबूरी है क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए एक सिंबल चाहिए होता है और इनको ये सिंबल दिया गया। लेकिन मैं आवाम से और आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग भी आवाम के बीच में सवाल रखिए, क्या औरंगाबाद की आवाम इम्तियाज जलील साहब के 10 साल के इस कार्यकाल में खुश है? क्या आवाम के मुस्तकबिल के लिए कोई काम किया गया? सिर्फ अपना चेहरा आगे करने के लिए
आप ये बताइए, आज पूरे हिंदुस्तान में डंका पीट रहे हैं कि मैंने नामुसे रिसालत के लिए एहतजाज किया। अरे हम भी अपने नबी को मानने वाले हैं। हमारे चेहरों पे वो एहसास है, वो जज्बात है कि कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ सकती, हमारे दिलों के अंदर नफरत का वो तूफान उठता है। लेकिन साहब आवाज देते हैं पूरे महाराष्ट्र की आवाम को। आपने आवाज दी, महाराष्ट्र की आवाम लब्बैक कर कर आपके पीछे निकले, लेकिन आपके चेहरे पे वो कोई जज्बात नजर नहीं आ रहे थे। आप बड़ी गाड़ी का काफिला लेकर तो निकले, आप सनरूफ से ऊपर बैठकर सेब खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे, हाथ फिरा रहे। अरे क्या ये जज्बात है कौम के लिए? आप मजाक बना रहे, दूसरे लोगों को मौका दे रहे कि तुम्हारे लीडर अपनी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहे, जबकि इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोवर बढ़ा रहे, अपने आप को चमका रहे। अरे आवाम की खिदमत करो। हमारे अंदर दर्द है, मैंने भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन मैंने कभी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाई, क्योंकि मुझे पता है हमारे नबी की इज्जत हमारे दिल में क्या है। मैंने भी लोगों को गिरफ्तार किया है, करवाया है दिल्ली की सरजमी पर। मेरी तमाम चीजें मेरे सोशल साइट पर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सोशल साइट बहुत मजबूत है। लेकिन आज लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी कि मुझे इस जगह पर खड़ा होना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों के बीच में आया हूं डॉक्टर साहब को सपोर्ट करने के लिए, और मैं किसी जमात के लिए तायीद नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो भी मेरी पार्टी का फैसला होगा मुझे मंजूर है। मैं डॉक्टर साहब को एक वादा करके गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज मेरा भाई हमारे साथ आ गया है और वो हमारे साथ पूरी ताकत से काम करने वाले हैं। तो ये 3 बातें आपके पास पहुंचानी थी। एक, नसीम भाई की मदद और उनकी बैकग्राउंड। दूसरा, ये 2 सवालात थे, वक्फ बोर्ड की जमीन के बारे में इम्तियाज जलील की हरकतें। तीसरा, पार्लियामेंट के 5 सीटें क्यों दिए थे, किसकी मदद कर रहे थे, और उसके बाद अली कुरैशी साहब की आमद। अब आपको जो सवाल पूछना है एक एक से पूछिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी लंबी हो गई है, खाने का वक्त भी हो रहा है। बिल्कुल, क्यों नहीं बोलेंगे? देखो, अरे माइक देता है, क्यों फिक्र करा था, क्या फिक्र करा? अब तू को माइक दो बोल रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस माइक करेगा, डिक्टेट थोड़ी कर सकते। एक मिनट, एक वक्त में का जवाब दूंगा मैं, आपका जवाब पैकिंग का जवाब दूंगा मैं। आपका क्या कहना था? कोई जरूरत नहीं है बोलने के वास्ते, जाइए जवाब, आप जवाब दो। मैं देता हूं सब जवाब। नहीं मगर तुमसे क्यों, हाउ कैन दे इंसिस्ट यू? आप इंसिस्ट कैसा कर सकते? अरे मगर ऐसा मत। मैं मीडिया माध्यम से बताना चाहता हूं एक्टिविटीज भागे पट्टी साल के 500 रुपये किराए से दी गई है। 25 साल के ऊपर हो गया है, आज भी उनका कब्जा है। और आप ये डॉक्यूमेंट देखिए, इम्तियाज जलील साहब जब पत्रकार थे लोकमत में, अपनी पत्रकारिता का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ये ज़मीन हासिल की है, उसका ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, कॉन्फ्रेंस करना, बात सुनो जी, वक्त की जायदाद की कॉन्फ्रेंस करना, औकाफ को बचाने की बात करना और सत्यानों से ये काम करना कि 500 रुपये में तकरीबन 4000 स्क्वायर फुट की ज़मीन जो प्राइम लोकेलिटी में है अपने कब्जे में रखकर उसका कमर्शियल फ़ायदा उठाना। होना तो ये चाहिए था कि गरीब मुसलमानों को दे दी जाती। मैं आपके माध्यम से मांडोरी प्रेयर पाखंडी इम्तियाज जलील को पूछना चाहता हूं, अगर तेरे में दम है और तू बोलता है कि उलमाए किराम हमारे सर के ताज है, तू कहता है हम उलमाए किराम के खदमों पर बैठेंगे, ये पूरी ज़मीन उलमाए किराम को फ्लैट बना के दे, नौजवान बच्चों को दुकान बना के दे ताकि रोजी रोट कर, ये माध्यम से बात बताना चाहता हूँ। ऐसे कई डॉक्यूमेंट मौजूद है जो बताएंगे कि औकाफ की जायदाद में
जो गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का, गरीबों का हक है, इम्तियाज जलील ने किया है। तो दगारी करने वाले लीडर के बारे में एक मालूमात आपको देने की, ये डॉक्यूमेंट देने के पीछे मकसद ये है, ऑथेंटिक करने वालों का सही चेहरा क्या है। आज भी जागना रोड का जो ऑफिस है और कई जमीनात है, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनकर कहां कहां इन्होंने मांडोगी की, वो फेरिस्त पे आ जाएगी। दूसरी बात, मैंने एक और कागज साथ में लाया हूं, उसकी कॉपी दे नहीं सकता, मैं बताता हूं कि तो मैंने प्रिंट आउट नहीं निकाला है। पार्लियामेंट के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 5 सीटें खड़ी की थी। एक भिवंडी की सीट जहां एमआईएम को 0.1% वोट मिला, 1741 वोट, 0.1%। वहां खड़े थे खान मोहम्मद अकरम, अब्दुल हन्नान। फिर उस्मानाबाद में 0.2% वोट मिला, वहां मिले 2060 वोट। पार्लियामेंट का इंतखाब 6 असेंबली कंस्टिट्यूंसी का होता है। फिर पुणे में अनीस अरशद ने कंटेस्ट किया था, उनको मिले 860 वोट। और फिर नॉर्थ सेंट्रल बॉम्बे में 1531.2%। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, जहां भाजपा को हराने की बात ये करते हैं, तो ये 5 इंतखाबी हलकों में आपने क्यों उम्मीदवार दिए थे और आपका कंडक्ट क्या था, आप किसकी मदद कर रहे थे, ये फैसला करना मैं आप पर छोड़ता हूं। तो ये 2 बातें बताने के लिए मैंने नसीम भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर किया। नसीम भाई शख्सी तौर पर मेरी मदद करने के लिए आए हैं। जो सवाल उनसे पूछना है उनसे पूछिए, और जो मुझसे पूछना है मुझसे पूछिए। तीसरी बात, मैं करीम कुरैशी साहब के साथ बैठा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मेरा भाई करीम कुरैशी, उनके बड़े भाई हबीब कुरैशी साहब फिलहाल आउट ऑफ स्टेशन है, उनके साथी वहाब साहब और इनकी पूरी टीम ने तमाम हालात को देखकर रुझान को करना चाहता हूं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज मेरा भाई हमारे साथ आ गया है और वो हमारे साथ पूरी ताकत से काम करने वाले हैं। तो ये 3 बातें आपके पास पहुंचानी थी। एक, नसीम भाई की मदद और उनकी बैकग्राउंड। दूसरा, ये 2 सवालात थे, वक्फ बोर्ड की ज़मीन के बारे में इम्तियाज जलील की हरकतें। तीसरा, पार्लियामेंट के 5 सीटें क्यों दिए थे, किसकी मदद कर रहे थे। और उसके बाद करीम कुरैशी साहब की आमद। अब आपको जो सवाल पूछना है एक एक से पूछिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी लंबी हो गई है, खाने का वक्त भी हो रहा है। खलीम साहब ने जो सपोर्ट किया है अधिकार हर एक को है भाई, हम 2 ही बोल सकते, ख्वाब मत देखो। नहीं, क्या बोले, समझा नहीं, कौन सा सफर? दिल्ली से मुंबई। दिल्ली से मुंबई का हैदराबाद का? यहाँ से दिल्ली गए, उसके बाद भाई कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, इम्तियाज जलील के दबाव में ब्लैकमेलिंग में आ गए। फिर मैंने अबू आसिम साहब से बात की,
अबू आसिम साहब ने गले लगाया, मदद की। वैसे भी समाजवादी पार्टी इंडिया की तीसरी बड़ी पार्टी है, उनके पास 45 खासदार है, 125 एमएलए है, और भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नंबर 2 की है, समाजवादी पार्टी नंबर 3 की है। अबू आसिम भाई से मेरे पुराने रिश्ते हैं, ताल्लुकात है, अच्छा इंसान है, उन्होंने मुझे ये भी फॉर्म दिया। अब इसका जवाब देना तो मुश्किल है, अभी देना बहुत मुश्किल है, इस वास्ते कि आज की डेट में बिहार में 1 एमएलए है, महाराष्ट्र में 2, हैदराबाद में 7 एमएलए और 1 एमपी, बाकी कारपोरेशंस में है। एमआईएम का नंबर काफी नीचे है। नगर सेवक आपके साथ में आहे का? मला काय प्रश्न बाकीचे विषय नाही का काय? आहे ना, तुम्ही सर्व प्रश्न ते जलील विरुद्ध तुमची फक्त ही निवडणूक जलील विरुद्धच आहे का? ऐकून घ्या, मी गेल्या 10 वर्षापासून माझ्या या मतदारसंघात काम करीत आहे आणि मी मतदार नोंदणीचं फार मोठं काम केलेले आहे। माझी ही भावना आहे, माझा हा पक्का विचार आहे की इम्तियाज जलीलने आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी एमआयएम पक्षाकडून माझा तिकीट कापला आहे, म्हणून मला इम्तियाज जलीलबद्दल बोलावं लागणार, ते जे कट करत आहे ते मला सांगावं लागणार, आणि आमची लढत भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार अतुल सावे यांच्या विरुद्ध आहे। आम्ही हे निवडणूक जिंकणार। डॉक्टर साहेब 97 डॉक्युमेंट्स तुम्ही आता दिलं, त्यांच्याबरोबर 10 वर्ष काम केलं, त्यावेळेस तुम्हाला हे माहिती नव्हतं का? आज तुमचे म्हणणे अगदी बरोबर आहे, काही बाबी आम्ही अंतर्गत पक्षामध्ये सांगितलेले आहे। मी हे डॉक्युमेंट बॅरिस्टर असुद्दीन साहेबांना सुद्धा दिलेला आहे। मी त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल सांगितले आहे। मला माहित आहे अंबादास दानवेला मतदान करण्यासाठी काय झाला, मला माहित आहे विधानसभामध्ये युती कशी तोडण्यात आली, वंचित बहुजन आघाडीपासून हे पार्लिमेंटचे 5 सीट कसं देण्यात आलं, ह्या सर्व गोष्टी मी पक्षश्रेष्ठींच्या समोर मांडलेले आहे। डॉक्टर साहब, इम्तियाज जलील साहब का स्टेटमेंट है कि नई सरकार में किंग मेकर अतुल सावे हमारे सिर्फ एक ही से भाजपा से सीट चुन के आना हमको बस है। ये समझदारी इसी में है कि डॉक्टर साहब तो चुन के आ रहे हैं। हमारा ये बोलना आ रहा है इम्तियाज जलील साहब से, कल का आखिरी दिन है उनके पास में, उन्होंने भी बड़ा डील करना चाहिए और डॉक्टर साहब को सपोर्ट करना चाहिए। मला सांगा, ही निवडणूक तुमची फक्त जलील विरुद्ध करना चाहता हूँ कि जैसा उनके इधर से धोखाधड़ी मिली, वैसी मेरे को कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया। क्यों? क्या उन्होंने कमिटमेंट किए थे कोई भी मुस्लिम को देंगे, 10 लोगों ने फॉर्म भरा था, 10 में से खाली मुस्लिम को देंगे, 1 नंबर पर मेरा ही नाम था। बाद में कौन देशमुख आया, दूसरा कौन है, उसका ठिकाना भी नहीं अभी तक। तो जैसा डॉक्टर साहब के साथ में हो वैसा मेरा हुआ। पिछला जो मेरे पे इल्जाम था डॉक्टर साहब को मैंने गिराया हुआ, आज इसलिए उनके साथ में मैं खड़े हुए उनके साथ में, और इंशाल्लाह जब तक जीत के नहीं आते जब तक मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। वाह वाह, देखो आओ देशमुख साहब सुने डॉक्टर साहब सुने सुने आप दोनों की लड़ाई है।